Hello students, welcome to my channel Face Group. Today we are going to discuss direction cosines of a vector. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पैराग्राम लॉ ऑफ एडिशन, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर्स. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है. जिन लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो जाके देख लीजिएगा भाई, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाले नहीं हैं. जब तक आप उन वीडियोज़ को नहीं देखेंगे आपका कंसेप्ट से क्लियर नहीं होगा, फिर वीडियोज़ से देख करके आप सॉल्यूशन करते रहेंगे सारे प्रॉब्लम्स का. तो मेरा मशवरा ये है कि जस्ट मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ आप लोगों को कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, यानी वेक्टर के चैप्टर्स पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको करने से पहले आप मेरे सारे वीडियोस को देख लें वन बाय वन, बगैर स्किप किए हुए. क्योंकि सारे कंसेप्ट जब आगे क्लियर हो जाएंगे तो उन सारे प्रॉब्लम्स को आप खुद ही अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो, मैंने विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ वीडियो सॉल्यूशन. आपको किसी भी वीडियो सॉल्यूशन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अदरवाइज़ क्या होगा, आप हर जगह फंसोगे, हर जगह स्टक करोगे, फिर बार बार आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा किसी न किसी का. एनीवेज, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर क्या होता है चलिए समझते हैं. हमने देखिए यहाँ क्या लिखा है, कंसीडर अ वेक्टर इन अ स्पेस दैट मेक्स, बल्कि इसको क्या लीजिए, कंसीडर अ वेक्टर ए. कंसीडर वेक्टर ए इन अ स्पेस दैट मेक्स एंगल्स अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गामा विथ जेड एक्सिस. यानी एक वेक्टर है स्पेस में और उस वेक्टर का एंगल तीनों एक्सिस से, यानी एक्स वाई जेड, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है. उन तीनों के साथ जो एंगल्स है वो क्या है, अल्फा विथ एक्स एक्सिस है, वाई के साथ वो बीटा एंगल बना रहा है और जेड के साथ वो गामा एंगल बना रहा है. ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई. अब आपसे पूछा किया जा रहा है कि ज़रा आप बताइए इस इन्फॉर्मेशन से कि उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या होगा और उस वेक्टर का जेड कंपोनेंट क्या होगा. तो चूँकि इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग कंपोनेंट्स निकालना डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को जाके देख लीजिए कि कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं. आसान मेथड है, तो वैसे मैं उसी को यूज़ करूँगा यहाँ पे. मैंने क्या बताया था कि कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि आप जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हो सबसे पहले तो आप उसका मैग्नीट्यूड लिखो. तो यहाँ चूँकि वेक्टर ए का कंपोनेंट है तो तीनों जगह मुझे मैं ए और ए ले जाऊँगा, राइट. इसके बाद हमने बताया था कि जब भी आप वेक्टर का कंपोनेंट निकालो तो ये दो चीज़ का प्रोडक्ट होता है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसके बाद आप कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द डायरेक्शन. हर जगह तीनों केस में वही करना होगा. यहाँ भी आप लिखो कॉस, यहाँ कुछ एंगल पुट करेंगे, यहाँ भी कॉस लिखेंगे और ये कुछ एंगल पुट करेंगे. और वो एंगल क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक्सप्रेशन कि वो एंगल क्या होगा कि यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी आपको किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो तो ये हमेशा दो चीज़ का प्रोडक्ट होता है. पहले तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस ऑफ सम एंगल. और वो सम एंगल क्या होता है वो हमेशा यहाँ मेंशन किया रहेगा, ये वेक्टर और ये डायरेक्शन, इन्हीं के बीच का एंगल यहाँ पुट करना होता है. इस केस में इन दोनों के बीच का एंगल, इस केस में इन दोनों के बीच का एंगल और इस केस में इन दोनों के बीच का एंगल. तो अब आप देखिए कि ए और एक्स के बीच का क्या एंगल है. ए एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा विथ एक्स एक्सिस. तो एंगल अल्फा, वेक्टर ए का एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या है, अल्फा, तो वो अल्फा यहाँ पुट कर दूंगा. वेक्टर ए का एंगल वाई के साथ क्या है, वो बीटा दे रखा है, तो आप बीटा पुट कीजिए. और वेक्टर ए का एंगल जेड के साथ क्या है, तो वो यहाँ गामा दे रखा है, तो यहाँ गामा पुट. बिल्कुल क्लियर है. अब आप देखिए इस एक एक्सप्रेशन से हमें क्या मिलेगा. इस एक्सप्रेशन से कॉस अल्फा की वैल्यू देखिए क्या आने जा रही है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए. यानी ये एक्स यहाँ पे है, इस ए को नीचे ले आएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस अल्फा, यानी कॉस अल्फा बराबर ए एक्स बाई ए. सिमिलरली कॉस बीटा क्या मिले जा रहा है इस एक्सप्रेशन से, ये हो जाएगा ए वाई बाई ए. एंड सिमिलरली कॉस गामा क्या होगा, ये हो जाएगा ए जेड बाई ए. तो ये जब आप तीनों ये जब निकाल लोगे ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो इन्हीं तीनों को मिला करके कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए. यही निकालना था मुझे और बहुत क्लियर है. देखिए डायरेक्शन का मतलब एंगल्स अल्फा बीटा गामा, और कोसाइन जो है वो कॉस का पूरा नाम है. साइन कॉस टैन कॉट होता है ना, तो कॉस जो है ये शॉर्ट फॉर्म है कोसाइन का, साइन कोसाइन, तो कोसाइन को हम लोग कॉस लिखते हैं शॉर्ट में, राइट. तो ये है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए का कोसाइन ऑफ डायरेक्शन, यानी कोसाइन ऑफ एंगल्स. तो जब तीनों एंगल का कॉस आप निकाल दोगे तो इसका मतलब आपने उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस सॉल्व कर दिया, निकाल दिया. और मैं तीनों वैल्यूज को मुझे लिखना होगा. लेकिन अब आप यहाँ समझो कि ए एक्स, ए वाई, ए जेड और ये ए है क्या. तो इससे जस्ट पहले हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी वेक्टर को जब आप लिखते हो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में तो कैसे लिखते हो, दिस इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप
ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो यहाँ जो ए एक्स आ रहा है ना, ये वही चीज़ है जो आई के साथ अटैच होता है, यानी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट वो यहाँ पे है ना। ए एक्स का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, जो भी वैल्यू आई के साथ अटैच होगी वो ए एक्स होता है, वो यहाँ लिखेंगे। और नीचे जो है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है। इसको आप चाहे ए के फॉर्म में लिखो या सिंपली ए लिखो। ये वैल्यू कितनी होगी, क्या हो गया, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही होता है ना। ये वैल्यू कितनी आती है, सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि भाई इस ए का क्या मतलब है, इस ए का ये मतलब है। जब भी आपको वेक्टर्स आई जे के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। और ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, ये अल्टीमेटली वही कोफिशिएंट ऑफ आई है, कोफिशिएंट ऑफ जे है, कोफिशिएंट ऑफ के, यानी आई के साथ जो कुछ होगा वो एक्स कंपोनेंट ऑफ ए होता है, जे के साथ जो कुछ भी लिखा रहता है वो उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट होता है, और के कैप के साथ जो कुछ अटैच होता है वो उस वेक्टर का जेड कंपोनेंट होता है। इसीलिए यहाँ ए जेड है, यहाँ ए वाई है, यहाँ ए एक्स है, और वो वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। तो कॉस अल्फा निकल जाएगा इससे, फिर कॉस बीटा, कॉस गामा, ये जब निकाल के वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमने क्या कर लिया, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए मुझे मालूम हो गया। क्लियर है। अब इसके बेसिस पे एक सिंपल सा प्रूफ है, वो मैं कर दूं। वो प्रूफ देखिए क्या है, वो मैं लिख ही दे रहा हूं, देखिएगा। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस of a vector is unity। unity मतलब 1, ये क्वेश्चन है। यानी आपको प्रूव करना है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इज यूनिटी फॉर ऑल द वेक्टर्स, यानी ये थ्योरम है, इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। तो इसको पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप लिखो। मैंने पहले बताया था कि ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है जो आपको डेवलप करना होगा कि यू नीड टू नो to convert the language of physics or language of question in terms of mathematical expressions। ये आर्ट अगर आप सीख लेते हो तो बहुत लंबे क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उन लैंग्वेज को आप बहुत ब्रीफ फॉर्म में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप लिख सकते हो। और 10-20 लाइन के क्वेश्चन भी 3-4 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कंसाइज हो गए, वो आ जाता है आसानी से। तो काफ़ी लंबा जो एक्सप्रेशन होता है वो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो वो 1 लाइन 2 लाइन में ख़त्म हो जाता है, पूरा कहानी समझ में आ जाएगी आपको। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको लगता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है और ये पूछ रहा है, तो आप जस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे नज़र डालें कि भाई ये डेटा गिवन है और इक्वेशन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी आप मैथमेटिकली लिख सकते हो। तो ये पूछ रहा है, तो भाई ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये पूछा जा रहा है, अगर स्ट्राइक कर रहा है तो सॉल्व करो, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे जाओ, है कि नहीं। अदरवाइज किसी लंबे क्वेश्चन को 2-3 बार अगर आप पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं अगले 2-3 क्वेश्चन का टाइम आपने वेस्ट कर दिया। तो क्वेश्चन का तरीका ये होता है कि एक ही बार पढ़ो, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से लिखें और आगे बढ़ें। तो एनीवे देखिए यहाँ क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस। ये कैसे लिखें हम, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस है, इनके स्क्वायर का सम, दैट मीन्स ये कह रहा है कि प्रूव कीजिए, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या कह रहा है कि 1 आनी चाहिए। दिस यू हैव टू प्रूव। ये वैल्यू आप जब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो तो राइट साइड में 1 आना चाहिए, और ये हमेशा होता है हर वेक्टर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहने जा रहा है कि लेफ्ट साइड से हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में तो ऑब्वियसली यही वैल्यू आएगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, राइट। अब आप देखिए इसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आएगा, कॉस अल्फा है ए एक्स बाई ए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होगा, ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देन कॉस स्क्वायर गामा क्या होने जा रहा है, ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई। अब आप ऑब्वियसली एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम में क्या आएगा, सीधा सीधा ए स्क्वायर, इससे डिवाइड कीजिए, 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस इज सिंपली ए एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका आ जाएगा ए वाई स्क्वायर इस वाले केस में, और थर्ड केस में क्या आएगा, दिस इज ए जेड स्क्वायर। अब आ जाइए आप ओरिजिनल
इस पे वेक्टर पे, जो मोस्ट जनरल वेक्टर होगा वो इसी फॉर्म का होगा, 4 डायरेक्शन दोनों नहीं जा रहा है, तो मोस्ट जनरल फॉर्म में जो वेक्टर होगा उसमें तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, आई बी जे बी के बी, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। इसका मैग्नीट्यूड ये है आपका, ये मैग्नीट्यूड बराबर है इसके, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो देखिए क्या आने जा रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, तो रूट हटने के बाद क्या आने जा रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, राइट, ये आएगा ना, यहाँ से इधर स्क्वायर क्या रूट हट गया तो ये बचा, तो दैट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ये ए स्क्वायर के बराबर होता है, देख लीजिए, और यही एक्सप्रेशन यहाँ है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर, तो मैं ऊपर को लिखूंगा ये बराबर है ए स्क्वायर के, और नीचे भी ए स्क्वायर है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसके हिसाब से क्या होगा कि अगर किसी कोई वेक्टर अगर स्पेस में हो, उसका 2 एंगल आपको दिया जाए, अल्फा और बीटा, गामा दिया हुआ ना हो, तो आप इस थ्योरम का यूज़ करके गामा निकाल सकते हैं, है ना, अल्फा दिया रहेगा, ये मालूम है, ये मालूम है, ये 1 इधर राइट साइड है ही, गामा आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस थ्योरम को याद रखिएगा, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इसके बेसिस पे एक और मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि find the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma if alpha, beta and gamma are the angles made by a vector with x axis, y axis and z axis respectively। ठीक है ना, ये एक प्रॉब्लम है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई टू सॉल्व इट, बिकॉज ऑलरेडी सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास है, हमारे पास ये जो रिलेशन है ना, इसी से आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है, मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, आप पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, नहीं हो तो फिर इसको सॉल्यूशन को देख लेना। यहाँ क्या कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड बाय अ वेक्टर विथ एक्स वाई एंड जेड, मेड बाय अ वेक्टर, यहाँ किसी वेक्टर का नाम इसने नहीं दिया है कि बिकॉज ये रिजल्ट सबके लिए वैलिड है, तो आप अगर शुरू करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, तो आप उस वेक्टर का नाम ए दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई वेक्टर ए होगा, उसका एंगल अल्फा बीटा गामा बन रहा है एक्स वाई और जेड के साथ, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये प्रूफ करना है कि साइन, प्रूफ नहीं बल्कि इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, वी ऑल नो दैट कि फॉर एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर के लिए ये थ्योरम तो वैलिड है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है, 1 होता है। मैं लिखने जा रहा हूँ, फॉर एनी वेक्टर वी हैव क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास है ऑलरेडी, ये एस्टैब्लिश्ड रिलेशन हमारे पास है और हम लोगों ने प्रूव भी किया अभी। अब इसे यूज़ करना है, ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है, अब इसी को यूज़ करके मैं इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो अब देखिए क्या करूँगा, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, ये तो वेल नोन रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो मैं लिखने जा रहा हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। सिमिलरली कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्लियर है, एंड प्लस कॉस गामा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, एंड ऑन द राइट साइड वी हैव 1। अब आप देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, और इधर वाले 1 को इधर ले आइए, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, और राइट साइड में ये पूरा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा उधर चला गया, बिकॉज ये सब माइनस है, उधर जाने के बाद ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और इधर नंबर क्या बचा था, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और ये वाला 1 इधर आके माइनस, 3 माइनस 1 2 बचा है, और ये मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो इसकी वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आ रही है आपकी 2 के बराबर। तो ये फॉर एनी वेक्टर दिस इज ऑल्सो वैलिड, कि किसी भी वेक्टर के लिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा 1 होगा,
और जब ये हमेशा 1 होगा तो उसी से ये रिलेशन हमारा आया है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आएगी हमेशा 2। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह भी पूछ सकता है, यानी ये वैल्यू दे करके आपसे ऑप्शन मिले थे 1 2 3 4, चारों में कौन सा सही होगा, तो आंसर विल बी 2, है या नहीं। तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर्स पे। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे इस पे यूनिट वेक्टर्स पे, तो इसको इतना ही पहले रखिए, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई, ये थ्योरम याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और ये रिलेशन भी जाहिर बात है मैंने सॉल्व कर दिया तो ये रिलेशन भी याद हो तो अच्छी बात है। बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है ना एग्जाम में, अगर मान लीजिए आ गया ये रिजल्ट आपको याद है फट से, आप मतलब कि इसमें कोई टाइम ही नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे टिक करो आगे बढ़ो, तो ये सब एडवांटेज हो जाता है किसी, ठीक है। अब चलिए जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है यूनिट वेक्टर्स, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है ये अच्छा सा, और डायरेक्शन कोसाइन भी हम लोगों ने पढ़ा, तो कंबाइन करके एक क्वेश्चन हमने दिया है, इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। वीडियो पॉज करके पहले से आप खुद से अटेम्प्ट करें, नहीं सॉल्व होता है फिर वीडियो सॉल्यूशन देख लें इसका। तो चलिए मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए दो वेक्टर्स दे रखा है, a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड b इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k कैप, राइट। दीज आर द टू वेक्टर्स गिवन टू यू। इसके बाद उसने पूछा है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बताइए, फिर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बताइए, फिर a कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग a, फिर b कैप। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे निकालते हैं, तो ये सब कुछ मुझे अभी सॉल्व करना है। तो पहले मैं निकालने जा रहा हूँ a का मैग्नीट्यूड। तो a का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है बताइए रखा मैंने, दिस इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, राइट। यानी आई कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू ज़रा पुट करूँ, ए एक्स क्या होता है, आई के साथ जो कुछ अटैच होगा वो ए एक्स है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2 स्क्वायर। फिर ए वाई जो जे कैप के साथ होगा तो इसका वैल्यू 1 है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1 स्क्वायर। फिर ए जेड बताइए, के कैप के साथ जो कुछ होगा वो ए जेड होगा, ये 2 है यहाँ पे, दिस इज 2। तो ये वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी ये 9 हो गया, एंड रूट 9 इज 3 यूनिट। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 3 आ गया। सो दिस इज डन, ये निकाल लिया हमने। सिमिलरली बी निकाल लीजिए, तो बी इज ऑल्सो द सेम वे, यू कैन फाइंड आउट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर होगा, क्लियर है। वैल्यूज अब आप बताइए, बी एक्स का मतलब आई के साथ जो कुछ अटैच है तो वो क्या है, जस्ट 1 है, मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर। बी वाई देखिए जे के साथ, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, एंड बी जेड जो है वो के के साथ जो कुछ अटैच होगा, तो के के साथ यहाँ क्या है -2 है, तो आपको लिखना होगा -2 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू भी वही आ गई 1 प्लस 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 9। यहाँ भी वैल्यू 3 आ गई, यानी बी की वैल्यू भी 3 आई। इसके बाद आपसे कहा गया कि ए कैप लिखने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर लिखना होता है तो तरीका क्या होता है कि आप उस ओरिजिनल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ए कैप विल बी ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड, यही होता है। तो ए वेक्टर तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, उसको उतार लीजिए, दिस इज 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर ए है, एंड दिस डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड, और ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है 3, तो वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो हो गया ये। तो ये वैल्यू भी मुझे मालूम हो गई। सिमिलरली बी कैप लिख सकते हो आप, बी कैप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बी कैप इज वेक्टर बी बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी भी यहाँ दिया रखा है, बता लीजिए, और मैग्नीट्यूड भी बी का हम लोगों ने निकाल रखा है। तो वेक्टर बी देखिए क्या है, बी कैप इज वेक्टर बी इज आई प्लस 2j माइनस 2k एंड डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, वो आप यहाँ पुट कीजिए। सो दिस इज डन, क्लियर है, ठीक है। अब आइए, ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है ना, दिस इज डन। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए, सेकेंड पार्ट। अभी हमने निकाला कि अभी हमने जो निकाला उसमें क्या है कि ए का मैग्नीट्यूड कितना आया था, 3 आया था, बी का मैग्नीट्यूड भी 3 आया था, याद है ना, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया अभी। तो उस रिजल्ट को देखिए, ध्यान में रखिएगा, हम लोगों के पास इसका जो रिजल्ट आया उसमें क्या है कि ए का मैग्नीट्यूड 3 आया है, बी का मैग्नीट्यूड भी क्या आया था, 3 आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब मैं निकालने जा रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए क्या होगा ज़रा बताओ, इसमें होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, यही होता है ना डायरेक्शन कोसाइंस किसी वेक्टर का। कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया हुआ तो उसके कॉस अल्फा यानी कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा की वैल्यू निकाल दीजिए, तो डायरेक्शन कोसाइंस आपने निकाल लिया।
अच्छा, कॉस अल्फा की वैल्यू होती क्या है? दिस इज ए एक्स बाई ए। सिमिलरली कॉस बीटा क्या होता है? ए वाई बाई ए, एंड कॉस गामा इज ए जेड बाई ए। ए तो ऑलरेडी हमने निकाला था अभी, मैं दोबारा कर दूं। ए का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हम लोगों ने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, इसे जस्ट पहले वाले पार्ट में। ए एक्स आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ए वाई ए जेड, ये होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे, कोफिशिएंट ऑफ के। तो उस हिसाब से ये 2 स्क्वायर है, फिर 1 स्क्वायर है, फिर 2 स्क्वायर। ये वैल्यू सॉल्व किया तो ये 9 आएगा, जिसकी वैल्यू अल्टीमेटली 3 आ गई। इसको यहाँ पुट करना होगा एक हर जगह जहाँ जहाँ ए आ रहा है 3। लेकिन ये वैल्यू है ए एक्स बाई ए। तो ए एक्स देखिए क्या है, आई के साथ जो कुछ होता है वो ए एक्स होता है, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ ए ढूंढने के लिए आपको आई कैप में जाना होगा, वाई कंपोनेंट ऑफ ए ढूंढने के लिए जे कैप में जाना होगा, जेड कंपोनेंट ऑफ ए ढूंढने के लिए के कैप में जाना होगा। तो ये ए एक्स क्या है, यहाँ देखो ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2 बाई ए की वैल्यू कितनी है? 3। ये हो गया कॉस अल्फा। ए वाई बाई ए कॉस बीटा हो, तो ए वाई जरा देख लीजिए, ए वाई का मतलब जे का कोफिशिएंट इज 1 बाई ए 3, और ए जेड क्या है? के का कोफिशिएंट वो हो जाएगा 2 बाई 3। तो यानी डायरेक्शन कोसाइन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए जो है वो कैसे लिखाता है? वो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इस वैल्यू को लिखा कैसे जाता है? 2 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3 एंड कॉमा 2 बाई 3। सो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। अब आइए थर्ड पार्ट, यानी दिस इज ऑल्सो डन। थर्ड पार्ट में क्या रहा है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए प्लस बी, यानी पहले आप ऐड करो ए और बी को, उसके बाद जो वेक्टर आएगा उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए। तो वो देखिए कैसे होगा। थर्ड वेक्टर है कि मुझे पहले निकालना होगा व्हाट इज ए प्लस बी, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए। तो पहले ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए प्लस बी निकालने का देखिए क्या तरीका है। अगर ए और बी यूनिट वेक्टर के टर्म में दिया हुआ हो और आपको उसको ऐड करना है, तो आई जे और के के फॉर्म में जब वेक्टर दिया हुआ होगा और आप उसे ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इस बात का ख्याल रखना कि आई का आई के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, जे का जे के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, और के का के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। तो अब आप ज़रा ऐड करो, मैं ए और बी को ऐड करने जा रहा हूँ। तो आई और आई के साथ ऐड होगा तो 2i प्लस आई 3i होगा। ये क्लियर है बिल्कुल। फिर आगे ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा j प्लस 2j यानी 3j, एंड देन वी हैव प्लस 2k माइनस 2k। ऐड ही तो कर रहे हो ना, जब ये दोनों ऐड होगा तो प्लस 2k माइनस 2k क्या हो जाएगा? 0। तो k खत्म हो गया, k नहीं बचा इसमें। तो ये है ए प्लस बी की वैल्यू। अब चूंकि ये एक नया वेक्टर आ गया है तो मैं ए प्लस बी को एक नया नाम दे रहा हूँ, सिंपली सी से शो कर रहा हूँ। कोई भी नाम ले सकते हैं, हालांकि ये ए प्लस बी है लेकिन इसको नाम नहीं दे दिया हमने, सी, एक नया वेक्टर सी मान लिया। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3i प्लस 3j, और ये सी अल्टीमेटली ए प्लस बी के बराबर ही है। उसने बोला है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए प्लस बी, यानी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग सी, क्योंकि ए प्लस बी को मैंने सी मान लिया है। अल्टीमेटली मुझे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग सी चाहिए, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग सी है ना। और इसको लिखते कैसे हैं? जैसे सी कैप, किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर लिखना तो क्या करते हैं? उसके ऊपर कैप डाल देते हैं। और ये मिलता कैसे है? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने। तो वेक्टर सी तो मुझे मिल चुका है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना खाली बाकी है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा मैं? सी बराबर क्या होगा बताओ? इसमें दो ही कंपोनेंट है, आई और जे। इसको मैं लिखूंगा सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। मैं पूरा लिख देता हूँ, ये अलग बात है कि इसमें सी जेड है ही नहीं। तो क्या क्या है ज़रा देखो, दिस इज 3 स्क्वायर आई 3 जे भी 3 और जेड आपका 0। ये हो जाएगा 9 + 9 18, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 3√2। ये सी का मैग्नीट्यूड। तो अब मुझे जो कहा गया था यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए प्लस बी को मैंने सी मान लिया था, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर अलॉन्ग सी लिखना था। सी कैप चाहिए था मुझे, विच इज इक्वल टू सी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर आपके पास कितना है? 3i प्लस 3j, और उसका मैग्नीट्यूड जो आया वो आया है 3√2। ठीक है ना। तो जब आप डिवाइड करो तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा सी कैप का? दिस इज इक्वल टू सिंपली i प्लस j बाई √2। सो दिस इज द आंसर। तो ये हो गया थर्ड पार्ट आपका डन। लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि एंगल मेड बाय ए माइनस बी। अब एक और नया वेक्टर बोला उसने, पहले तो हमने ए प्लस बी उसे निकाला, अगली बार अब बोला कि ए माइनस बी निकालिए, और वो जो वेक्टर आएगा, एक नया वेक्टर आएगा ऑब्वियसली ए माइनस बी, वो भी जाहिर बताएगा। अगर उसमें आई जे क्या है कि तीनों है तो कोई ना कोई एंगल बनाएगा वो, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ।
यहाँ वो पूछ रहा है कि जो नया वेक्टर आप लॉग ए माइनस बी, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेक्टर आएगा वो भी एक्स के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, वाई के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, जेड के साथ भी कुछ एंगल बना रहा होगा। यहाँ उसने पूछा कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विथ जेड एक्सिस, एक्स और वाई के साथ नहीं बताना है, जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है वो आंसर बताना है। तो उसके लिए पहले मुझे ये वेक्टर निकालना होगा ए माइनस बी। तो पहले ए माइनस बी निकालते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा कि अब ए में से बी को माइनस करना होगा, तो वही आई का आई के साथ माइनस होगा, जे के साथ, के के साथ। तो मैं उसको यही माइनस कर रहा हूँ, देखिए ऐसे कर रहा हूँ, माइनस 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 और यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस तो ऐसे ही करते हैं ना। अब देखिए 2i में से जब i घटाइएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ये i, और ये अलग से आप कर लेना, करके चेक कर लीजिएगा भाई, मुझे इस पूरे में से इसको माइनस करना है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस बी का मतलब हुआ, पहले मैं a लिख दे रहा हूँ, दिस इज 2i प्लस जे प्लस 2k, इसमें से माइनस करना है आपको i प्लस 2j माइनस 2k। अब ज़रा देखिए क्या होगा, 2i माइनस आई, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ i, j माइनस 2j, ये हो जाएगा माइनस j, 2k माइनस माइनस 2k, तो ऐड हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू प्लस 4k। तो ये एक वेक्टर आ गया आपका a माइनस बी। इसको भी एक नया नाम दे दीजिए, इसको नाम आप दे दीजिए वेक्टर d। a प्लस बी को हमने c माना था, इसको d मान लेते हैं। तो अब क्या करना होगा, पहले मुझे d का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, क्योंकि जब भी एंगल वगैरह चाहिए तो मुझे मैग्नीट्यूड तो बहरहाल चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वो क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, विच इज इक्वल टू dx स्क्वायर है 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 4 16 प्लस 1 17 प्लस 1 18। तो ये भी वैल्यू आ गई 3√2, ठीक है, 3√2 आ गया। अब आपसे कहा गया है कि एंगल मेड बाय दिस वेक्टर, यानी a माइनस बी, जिसको हम d मान रहे हैं, इस वेक्टर को हमने क्या माना है, इसी को हमने d लिखाया। तो बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि एंगल मेड बाय a माइनस बी, और a माइनस बी को आपने d मान लिया, यानी एंगल मेड बाय d विथ z एक्सिस। अब देखिए कन्वेंशनली हम लोगों ने क्या माना है, x के साथ जो एंगल बनता है उसको नाम हमने दिया है अल्फा। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उल्टा भी दे सकते हैं, लेकिन जस्ट कन्वेंशन को फॉलो करें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। x के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम लोगों ने नाम अल्फा दिया है, y के साथ जो एंगल बनता है उसको बीटा, और z के साथ जो बन रहा है उसको गामा। तो यहाँ चूंकि उसने z के साथ पूछा है तो हम उसको गामा यूज़ करने जा रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि ऑलरेडी चूंकि अल्फा बीटा गामा हम कहीं यूज़ कर चुके हैं डैशन कोसाइंस में, तो अब हम गामा की जगह गामा डैश कर लेंगे, जस्ट कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। तो एनीवे, चूंकि मुझे z एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, मुझे डायरेक्शन कोसाइंस नहीं पूछा गया है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों निकाल के नहीं देना मुझे, यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ सिर्फ वो क्या पूछ रहा है, एंगल मेड बाय दिस वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर आया है उसका z एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है ये मुझे चाहिए। ना x के साथ पूछा है उसने, ना y के साथ। तो z के साथ जो एंगल बनता है वो चूँकि गामा होता है, तो मेरा मतलब कि इसमें मुझे कॉस गामा की वैल्यू निकाल के देनी। अब चूँकि अल्फा बीटा गामा ऑलरेडी हम इसमें किसी पार्ट में डील कर चुके हैं, तो यहाँ गामा की जगह गामा डैश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कॉस गामा की वैल्यू होती क्या है, मैं रिमाइंड कर रहा हूँ आपको। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू होती है ax/a, कॉस बीटा जो होता है वो होता है ay/a, एंड कॉस गामा जो होता है वो होता है az/a। तो यहाँ चूँकि कॉस गामा निकालना तो मुझे z/ चाहिए वो, तो चूँकि अच्छी दूसरी बात वेक्टर हमारा कौन सा है, वो a नहीं है, यहाँ तो a जनरल हमने लिखा रखा है, मेरा वेक्टर जो है वो d है। तो अगर वेक्टर a होता तो a का z कंपोनेंट डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ चूँकि मैं हमारा वेक्टर d है, d का एंगल पूछा गया है, एंगल मेड बाय वेक्टर d विद z एक्सिस, तो मुझे ये काम a के बजाय d के साथ करना हो, तो ये लिखूँगा मैं d का z कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ d। अब आप ज़रा देख लो z कंपोनेंट किसके साथ होता है, i के साथ कि j के साथ कि k के साथ। k के साथ, k वाला z होता है, तो d का जो z कंपोनेंट है वो k के साथ अटैच होगा, वो यहाँ पे 4 है, तो मैं लिखूँगा 4 और डिवाइड बाई d का मैग्नीट्यूड। d का मैग्नीट्यूड देखिए हमने निकाला है ये 3√2, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 3√2। लेकिन ये वैल्यू है कॉस गामा डैश का, और उसने पूछा है एंगल, कॉस ऑफ एंगल नहीं पूछ रहा, सिर्फ एंगल पूछ रहा है, तो एंगल तो गामा डैश है ना, तो मुझे गामा डैश की वैल्यू देनी होगी। गामा डैश के लिए क्या लिखना होगा, कॉस इनवर्स
4/3√2। तो ये आंसर हुआ, दिस इज द एंगल मेड बाय a माइनस बी विथ z एक्सिस। अगर y एक्सिस के साथ पूछता तो फिर मुझे कॉस बीटा डैश निकालना होता। बीटा डैश के लिए मुझे यहाँ यूज़ करना होता डी जेड के बजाय डी वाई यहाँ -1 है। तो इस तरह से अब आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। तो दिस इज़ ऑल्सो डन। ठीक है, तो अब आप आसानी से किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत डिटेल क्वेश्चन था, आप इस वीडियो को एक बार और देख लो। जो कुछ हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन एक बार फिर से देखिए आप। बल्कि एडवाइस तो ये है कि पूरे क्वेश्चन को अगर आपने देख लिया तो दोबारा मत देखिए, पहले सॉल्व कीजिए खुद ही से सारा पार्ट 1 2 3 4। ठीक, कहीं स्टक करो तो फिर वीडियो देख के चेक कर लो उसे और देख लीजिए उसमें। तो एनीवे, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी डाउट्स अगर आपको रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया कीजिए, है ना। कमेंट बॉक्स में कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं है आपको कमेंट करने में, दिल खोल कर कमेंट किया कीजिए। उससे दो तरह का फ़ायदा मुझे तो होता है एटलीस्ट। आप बुरा करते हैं तो मुझे इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलता है अगर आप बुरा लिखते हैं तो, और अच्छा लिखते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन होता है हमारे लिए। मैं और खुशी के साथ और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दोनों हाल में आप हमारे वेलविशर हो, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना दिल भर के कमेंट कर सकें, जो बुराई हो उसे भी लिखिए आप, जो मेरे अंदर जो अच्छा लग रहा हो वो भी आप उसको मेंशन कीजिए कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।